नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 32 को, यानी कार्यपत्रक संख्या 32 को। ये हमारी 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस आसान सी वर्कशीट में हम ल्हासा की ओर पाठ को पढ़ना और समझना जारी रखेंगे। ल्हासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। अब ये यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो भी हमारे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, उस सब को लिपिबद्ध करना, उस सब को लिखना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। मान लीजिए आप सिक्किम की यात्रा पर गए, तो यात्रा पर जाते हुए, आते हुए, या फिर सिक्किम में जो कुछ भी आपने देखा, जो भी आपने मस्ती की, जो कुछ आपको अच्छा लगा, जो कुछ आपको बुरा लगा, जहां पर आप घूम करके आए, जो कुछ आपने खाया पिया, जो कुछ भी आपने किया, वो सब कुछ आपने लिख डाला। वो आपका यात्रा वृत्तांत हो गया। ल्हासा की ओर पाठ में लेखक अपनी तिब्बत की यात्रा का जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा करें। इस वर्कशीट में हमें उसी पाठ से एक गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को हमें पढ़ना और समझना है। फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न है जिनको हमें हल करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना है इस गद्यांश को। तो यहाँ पर लेखक अपनी आगे की यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने जब तिब्बत की यात्रा की शुरुआत की थी तो उनकी शुरुआत का जो अनुभव था वो काफ़ी अच्छा रहा था। वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार थे, जहाँ पर जो यात्रियों का वो खुले दिल से स्वागत करते थे। तो यहाँ पर आगे जब वो बढ़ते हैं तो थोड़ी सी उनको समस्याएं आती हैं। कौन से खतरे होते हैं, कौन सी समस्याएं होती हैं, ये हम इस वर्कशीट में, इस गद्यांश में समझेंगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। विकट मतलब सबसे कठिन जो इलाका था, थोड़ला इलाका था। डांडा मतलब एक ऊंचा इलाका होता है, तो उन्हें डांडा थोड़ला पार करना था। और जितने भी ये डांडे या डांडे होते हैं तिब्बत में, वो सबसे खतरे की जगह होते हैं। खतरे की जगह क्यों होते हैं? ये ऊंचाई वाली जगह होते हैं, जैसे 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता, यानी कि एक निर्जन उजड़ा से इलाका होता है। यानी उस इलाके से होकर के लेखक को गुजरना था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक कहीं पर आदमी को भी नहीं देखा जाता, यानी बिल्कुल दूर दूर तक किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह होती है। सबसे अच्छी जगह क्यों होती है? क्योंकि उन्हें तो निर्जन इलाका चाहिए ना, जहाँ पे लोग ना हो, जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पे सुरक्षा ना हो। तो डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर के खून हो जाए तो तब तो खूनी को सजा हो सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि डाकू पकड़े नहीं जाते। इन जंगली इलाकों में वो भाग जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। और सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। और दूसरा, यहाँ पर गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता ना। जो भी पकड़े जाएंगे उनको मार दिया जाता है, तो कोई ये बताने वाला भी नहीं होता कि किसने इनको मारा। इसलिए डाकुओं के लिए ये जो जगह है सबसे अच्छी जगह होती है, क्योंकि वो पकड़े नहीं जाते। और दूसरा, उनके लिए लूट करना, डकैती करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ये जो डकैत होते हैं, पहले वो आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वैसा है या फिर नहीं। यानी कि ये भी बड़े खतरनाक किस्म के डाकू है, गब्बर से भी ज़्यादा खतरनाक किस्म के डाकू है। यानी पहले उसको मारेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके पास पैसा वैसा है या नहीं है। यानी वो पहले नहीं पूछेंगे कि भाई पैसा वैसा है तो हमें दे दो। ओके, तो वो पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून वहाँ पर है नहीं, तो हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ पर लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते रहते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा होता है, यानी अपनी जान बचाने के लिए। दूसरा, डाकुओं को यह भी लगता है कि कहीं ये हमें पहचान ना ले, कहीं ये हमें पकड़वा ना दे, तो इसलिए वो लोगों को पहले ही मार देते हैं और उसके बाद वो लूट करते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोड़ला के पास एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। अब लेखक कहता है कि हमें उतना डर नहीं था कि कोई हमें मार डालेगा, क्योंकि लेखक को लगता है कि हम तो भिखमंगे थे। जहां कहीं वैसी सूरत देखते, कि जहां कहीं भी सूरत मतलब ऐसे हालात आते कि डाकू इनके सामने आ जाते, तो इनको क्या करना था? टोपी उतारते, जीभ निकालते और कुछ ही एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। यानी ड्रामा करना बड़े अच्छे से लेखक को आता था कि अगर डाकू मिल भी गए तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हम तो बस टोपी उतारेंगे, जीभ निकालेंगे और कुछ का मतलब होता है दया दया, एक पैसा, और कह करके भीख मांगने लगेंगे। अब भिखमंगों से डाकू क्या लेंगे? तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए। चलिए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न रहेगा, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी? ये हमें बताना है कि तिब्बत में सबसे खतरे वाली जगह कौन सी थी। पहला जो विकल्प दिया गया डांडे, दूसरा विकल्प है फ्री क्लिम्पो, तीसरा विकल्प है चीनी किला, चौथा विकल्प है ल्हासा। तो इसमें सही विकल्प हमारा क्या रहेगा? जो डांडे या फिर जो डांडे थे वो तिब्बत में सबसे खतरे वाली जगह थी। क्यों थी? क्योंकि ये निर्जन जंगली इलाके होते थे और आसपास में कई मीलों तक कोई गांव नहीं होता था।
तो इसमें पहले प्रश्न में आपका क विकल्प सही रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न है लेखक कब कूची कूची कहकर बच निकलता था। लेखक कब कूची कूची, कूची कूची इस शब्द का अर्थ होता है दया दया करके, ये कह करके बच निकलते थे, कब, ये हमें बताना है। जब कभी लेखक को डाकू इत्यादि मिल जाते थे तो लेखक जो टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते और बच करके निकल जाते थे, क्योंकि डाकुओं को लगता कि भीख मांगे, खुद भीख मांग रहे तो इनके पास कहां से पैसा आएगा। ओके, यानी कि कब बच निकलते थे, जब इनको डाकू मिल जाते थे तब ये अपनी टोपी उतारते, जीभ निकालते और कुची कुची एक पैसा बोलते भीख मांगने लगते थे, और इस तरीके से उन डाकुओं से वो हमेशा बच निकलते थे। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, डाकुओं के लिए यह जगह सबसे अच्छी कैसे थी। यानी कि किसकी बात की जा रही है, जो जंगली निर्जन इलाका है उसकी बात की जा रही है, तो सबसे अच्छी जगह थी कैसे। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उस इलाके के दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं था, इसलिए डाकुओं के लिए यही जगह सबसे अच्छी थी, क्योंकि सुरक्षित थी, यहाँ पर कोई भी उनको पहचान नहीं सकता था और वो आसानी से लूटपाट कर सकते थे, इसलिए डाकुओं के लिए ये निर्जन जगह सबसे अच्छी थी। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न दिया गया कि हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। यानी कि वहां पर हथियार का कानून नहीं था और वहां के लोगों के पास जैसे डंडे लाठियां होती है ना, उसी तरीके से वो पिस्तौल बंदूक लिए घूमते थे, तो इसलिए यात्रियों के लिए इसके कारण क्या समस्याएं खड़ी हो गई थी। तो हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे, इसलिए यात्रियों को लूट और मारे जाने का भय बना रहता था। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, पांचवा प्रश्न दिया गया, गांव पहुंचकर लेखक को क्या मालूम हुआ। तो गांव पहुंचकर लेखक को मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोड़ला के पास खून हो गया था, यानी उन्हें वहां जाकर के पता चला कि ये जो जगह है थोड़ला इलाका है, ये सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। तो ये था हमारा पांचवा प्रश्न। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया, जो अंतिम प्रश्न रहेगा इस वर्कशीट का, निर्जन शब्द है उसका संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है तो उन दोनों शब्दों को हमें अलग करना है। तो पहला विकल्प दिया गया निर जमा में जन, दूसरा है नि जमा में जन, तीसरा निर्ज जमा में नय और चौथा निर जमा में जन। तो इसमें सही विकल्प हमारा क्या रहेगा, निर जमा में जन, यानी कि रह इसमें आधा रहेगा, निर जमा में जन से मिलकर के बना है निर्जन शब्द। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।